नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वॉइस एमपी की टीम ने, बापजी नेटवर्क ने जो विधानसभा चुनाव की खबरें आप तक पहुंचाई, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई और लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे किस तरीके से प्रत्याशी मैदान में और किस तरीके से मुद्दे चुनाव में गरमाते हुए दिख रहे थे। वहीं अगर बात करें तो अब 17 तारीख को मतदान है और मतदान के दिन भी लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दिखाएंगे और हर एक कवरेज आप तक पहुंचाएंगे किस तरीके से कौन से पोलिंग बूथ पर कितना मतदान किया जा रहा है और कितना उत्साह मतदाताओं में। वहीं अगर बात करें विधानसभा चुनाव में कौन से जमीनी मुद्दे कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनते हुए नजर आए, किस तरीके से प्रत्याशियों ने अपना दम दिखाया, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी से। पहले दिन से आखिरी दिन तक हम जानने की कोशिश करेंगे कौन प्लस रहा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्लस हुआ या कांग्रेस को प्लस हुआ। मुस्तफा जी, किस तरीके आप सोचते हैं पहले दिन से आखिरी दिन तक? देखिए नवीन, मैं आपकी बात का सिलसिलेवार जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जो तमाम दर्शक वॉइस ऑफ एमपी की इस खबर से जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि इस खबर को आखिरी तक देखें। आपको काफ़ी बातें हम ऐसी बताएंगे जो पूरा चुनाव हमने नज़दीक से देखा, ग्राउंड ज़ीरो पे देखा, उस पूरे घटनाक्रम पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 17 नवंबर कल है, आप मतदान अवश्य करें। मतदान हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। एक और ख़ास बात है कि आपने यदि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप ख़बरों के लिए हमारे फेसबुक पेज वॉइस ऑफ एमपी को भी फॉलो कर सकते हैं। तीसरी ख़ास बात कि गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। तो देखिए नवीन, जो सवाल आपने मेरे से कहा उसके पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो दो ख़ास बातें मैंने देखी उस पर बात करना ज़रूरी है। पहली बात मैंने देखी कि ये पूरा चुनाव पहली बार देखा 33 साल के अपने जर्नलिज्म के इस कैरियर में मैंने ये पहली बार देखा कि पूरा चुनाव डिजिटल मीडिया के इर्द गिर्द घूमता रहा। चाहे वो प्रत्याशियों की बात करें, चाहे राजनीतिक दलों की बात करें, प्रशासन की, किसी की भी आप बात करें तो, और आम आदमी की बात करें, वोटर्स की बात करें, तो वो लोग भी इस चुनाव की हर अपडेट के लिए डिजिटल मीडिया से जुड़े रहें। और इसकी एक ख़ास वजह है, वो ये है कि डिजिटल मीडिया हर पल अपडेट देता है और फिर ये खबर वहाँ पहुँचाता है जहाँ वो होता है खबर जानने वाला। तो जितने भी आप चाहे किसी भी मगरे टोले में चले जाए, छोटे से छोटे गांव में चले जाए, वहाँ पर लोग वॉइस ऑफ एमपी के जैसे जो डिजिटल चैनल है उनसे अपडेट थे, उनसे जुड़े हुए थे, उस पर पल पल की अपडेट देख रहे थे। तो एक बड़ी बात है। और वहीं राजनीतिक दलों की बात करें तो वो तमाम लोग भी अपने प्रचार प्रसार के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हुए दिखे। आपने खुद ने ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा होगा कि चुनाव सामग्री जैसी चीज़ें ना के बराबर दिखी, या बैनर, झंडे जिस तरह से पहले पाट दिया जाता था, वॉल पेंटिंग होती थी, वो कहीं भी नहीं दिखी। और तमाम राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हुए दिखे। खबरों के लिए हमारे जैसे जो डिजिटल चैनल है वॉइस ऑफ एमपी, उससे लोग जुड़े रहे और पल पल की अपडेट लेते रहे। और उसी का नतीजा है कि आप देखिए वॉइस ऑफ एमपी की खबरों ने कमाल किया। एक एक खबर को लाखों लोग देख रहे हैं, किस तरह वायरल हो रही है, किस तरह वो लोगों तक पहुंच रही है। तो और इस पूरे चुनावी अभियान में वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम जो मध्य प्रदेश में इस समय ग्राउंड पर काम कर रही है, मैं उसको साधुवाद दूंगा कि उन्होंने हर अपडेट सबसे पहले दिया। और कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो डिजिटल मीडिया के से पिछड़ता हुआ इस चुनाव में साफ तौर पर दिखा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात नवीन, हमने इस चुनाव में जब ग्राउंड रिपोर्ट की, आपने की, कई गांव में आप गए, दर्जनों गांव में गए, तो हमने ये देखा कि इस बार वोटर कंप्लीट साइलेंट है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। वोटर बिल्कुल भी अपना रुझान कहीं नहीं दिखा रहा है, अपना इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं दिखा रहा है, पर यह तय है कि वोटर बड़ी संख्या में वोट करेगा।
और इस बार वोटिंग का प्रतिशत भी मुझे लगता है हाई रहने वाला है। पुराने कीर्तिमान ध्वस्त हो जाएंगे, लोग जमकर वोट करेंगे, बट लोगों ने पॉलिटिकल दलों से अपनी दूरी बना के रखी। कोई सेंटिमेंट नहीं था, कोई लहर नहीं थी उस, और किसी भी तरह का एक उत्साह नहीं था कि लोग अपने किसी की पैरवी करते हुए मिले कि वो कांग्रेस का है, वो बीजेपी का है, ये फलाने का है, लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। वोटर साइलेंट रह के इनके मज़े देख रहा था, मज़े ले रहा था। और जिस तरह से इस चुनाव में हमने प्रत्याशियों को पसीना बहाते देखा, क्योंकि कोई सेंटिमेंट नहीं था, कोई लहर नहीं थी, पूरा चुनाव मुद्दों पे था, तो प्रत्याशियों को भी खासा जूझना पड़ा। और हमने चुनाव के काफ़ी पहले कहा था कि इस बार कोई लहर नहीं है, कोई सेंटिमेंट नहीं, इस बार चुनाव टू द पॉइंट होगा, मुद्दों पे होगा, जवाब देना पड़ेगा और वोटर मांगेंगे जवाब, और प्रत्याशियों को थकना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि उम्मीदवारों की हालत खस्ता हो गई इस चुनाव में प्रचार करते करते, क्योंकि उनको वो उत्साह की एनर्जी जो उनको मिलती है और जिससे जोश आता है उनको, वो आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वोटर साइलेंट था, वो अपना रुझान ही नहीं दिखा रहा। वो एक मन बना रहा है, एक मानस बना रहा है, उसको क्या करना है, पर वो छुपा हुआ है, वो किसी को पता नहीं। वो कल मतदान के बाद, उसके रुझान के बाद, उसके टर्नआउट के बाद पता चलेगा कि आखिर वो क्या कर रहा है। तो कुल मिलाकर के दो खास बात, एक तो ये पूरे चुनाव में डिजिटल मीडिया की भूमिका एकदम अहम होकर उभरी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है कि वोटर साइलेंट रहा, उम्मीदवारों को खासा पसीना बहाना पड़ा, खासा ज़मीन पर थकना पड़ा, और पूरा चुनाव मुद्दों पे चला। नवीन, मुझे साथ ही अगर बात करें तो जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद पार्टी ने जिस तरह कैंडिडेट घोषित किए, उसके बाद जिस तरीके से प्रचार चला, धीमा चला और एंड में जाके स्पीड पकड़ी, तो क्या मानते हैं कौन सी पार्टी के कैंडिडेट या पार्टी ने जो आखिरी मौके पे अपना दम दिखाया प्रचार प्रसार में? देखिए नवीन, प्रचार प्रसार की जहाँ तक बात करें, राजनीतिक दल दोनों ही बराबर थे। एक ख़ास बात मैं बता दूं, इस चुनाव में पहली बार हुई, वो ये हुई कि बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता है। उसमें यह कहा जाता है कि चुनाव नेता नहीं कार्यकर्ता लड़ता है, लेकिन मैंने 33 साल के अपने कैरियर में इस चुनाव में एक अनोखी बात देखी कि इस बार बीजेपी के अंदर उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था, जैसा आम तौर पे कांग्रेस में होता है। कांग्रेस में जो दूल्हा होता है वही पूरी दुकानदारी लगाता है। इस बार बीजेपी में भी यही चीज़ दिखी। बीजेपी का वर्कर उतना मोटिवेट नहीं दिखा, उतना उत्साह से भरा नहीं दिखा। हमने चुनाव के कई महीनों पहले कहा था कि ज़मीन पर सुस्ती है, बीजेपी का जो वर्कर है उतना मोटिवेट नहीं है, उतना उत्साह में नहीं है, और वो चीज़ें इस समय चुनाव में साफ तौर पे दिखी। तो कुल मिलाकर के दोनों ही दलों की एक जैसी स्थिति थी और एक जैसा जोर पानी दोनों ही दलों को करना पड़ा। बीजेपी जहां विकास की बात को लेके वोट मांग रही थी, तो कांग्रेस बीजेपी सरकार के 18 साल के फेलिवर बता के वोट मांग रही थी। तो दोनों ही अपने अपने ढंग से मैदान में थे, पर जो एक उत्साह होना चाहिए वर्कर्स के अंदर, वो नदारत था। नवीन, मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो मुद्दों की बात की जाए तो किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया, खासकर कौन से बड़े मुद्दे जो बीजेपी के लिए माइनस रहे और कांग्रेस के लिए प्लस रहे? देखिए, कौन से मुद्दे माइनस रहे और कौन से प्लस रहे, ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन हम लगातार एक बात कर रहे थे कि इस चुनाव में जो सबसे अहम मुद्दे हैं उसमें किसानों का मुद्दा है, दूसरा करप्शन का मुद्दा है। इस पे हमने बार बार बात कही, कई खबरें हमने दिखाई कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फैला हुआ भ्रष्टाचार है वो इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा। हमने कहा किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, मंडियों के अंदर जो नेक्सस व्यापारियों के बन गए और किसानों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार होता है वो एक बड़ा मुद्दा होगा। फसल नुकसानी, फसल का बीमा, फसल की का मुआवजा, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। और अफीम की खेती से जो जुड़े सवाल हैं,
चाहे वो CPS का मामला हो, टर्की के पोस्ते का आयात बंद करने का मामला हो, डोडा चूरा को NDPS से निकालने का मामला हो, या NDPS के झूठे प्रकरणों का मामला हो, NDPS की धारा 829 को विलोपित करने का मामला हो, इस चुनाव में बड़े मुद्दे थे। हर जगह इन पे बात हो रही थी। और आप देखिए, चुनाव में हमने कहा था इस बार सेंटिमेंट नहीं होंगे, लहर नहीं होगी, इस बार मुद्दे होंगे। अब जैसे अब छोटी सी बात बताता हूँ कि ये टैगोर मार्ग है, यहाँ पे बीच में ट्रैफिक पुलिस ने एक सिस्टम बनाया था कि शाम के वक्त वो शहर में निकलती थी और जो लोग सामान दुकानदार बाहर रखते उनका सामान हटवाती थी और आवाज़ लगाती थी, चिल्ला कर बोलती थी। मैंने ये देखा, कई व्यापारियों से सुना इस बार, उस कारण से वो नाराज़ दिखे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस के अफसर हमारी बेइज्जती करते थे, हमारा सामान फेंकवाते थे, हमारे अंदर भारी नाराज़गी। तो छोटे छोटे बातें, नीमच शहर की बात कीजिए, आप बंगला बगीचे की बात कीजिए, 16,500 आवेदक है। 2017 में बंगला बगीचे का कानून बना, 2023 चल रहा है, 2000 लोगों ने आवेदन दिया। 6 साल में बंगला बगीचा प्रकोष्ठ ने मात्र 1500 का निराकरण किया, 500 अभी भी पेंडिंग है। और 14,000 लोग तो अभी आवेदन लेके ही नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए हैं कि जो कानून बना वो अधूरा है, उसमें केवल जो बंगला बगीचा प्रकोष्ठ है वो केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज को ही एक्सेप्ट कर रहा है। अब किसी के पास यादी बंटवारा है, वसीयत है, हिब्बा है, हिंदू रीति से दान है, 2009 से रजिस्ट्रियाँ बंद है, 14 साल हो गए, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किसके पास होगी? एक घर में 2 भाई में बंटवारा हो गया, पिता की डेथ हो गई, उनके पास वसीयत है, अब रजिस्ट्री कहाँ से लाओगे आप? जो ख़ानदानी मिल्कियत है वो तो ट्रांसफ़र होती है वसीयत के ज़रिए, हिबा के ज़रिए, हिंदू रीति के दान के ज़रिए। तो 14 साल से रजिस्ट्री बंद थी। तो आप ये देखिए कि बंगला बगीचे के लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। शहर की पेयजल व्यवस्था, पानी नहीं आया, लीज नवीनीकरण अधर में लटका, 1 साल नगर पालिका को गए। नगर पालिका में फैला करप्शन भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा था, उस पर लोग बात करते दिखे, डिस्कशन करते दिखे। आप चाय की दुकानों पे, मोहल्लों में, होटलों पे लोग थे, उन्होंने आपसी चर्चाओं में इस बात को कहा। तो कुल मिला के ये जो चुनाव था ये मुद्दों पे बेस्ड था, मंडी की बदहाली पे, इन तमाम मुद्दों पे बात कर रहे थे लोग। अब चूँकि ये बातें लोग कर रहे थे, लेकिन वोटर अब एकदम साइलेंट है। पिछले 7 दिन 8 दिन से हम देख रहे हैं कि वोटरों में कोई रुझान, कोई सेंटिमेंट्स, कोई झुकाव बिल्कुल नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि शायद वो कोई मानस बना के बैठा है, वो कुछ सोच के बैठा है। अब वो क्या सोच के बैठा है ये 3 तारीख को पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। पर इस बार जो वॉइस ऑफ एमपी ने ग्राउंड रिपोर्ट्स में पाया था और जैसा कहा था वैसा होते हुए इस चुनाव में साफ तौर पे दिखा नवीन। मुस्वाई साथ की बात की जाए तो स्टार प्रचारक बीजेपी की बात किया, कांग्रेस की बात किया, उन्होंने सभाएं की। किसके भाषण में आपको जो एक ताकत मिली या फिर एक ऊर्जा टाइप आपको दिखा कि यार किस स्टार प्रचारक ने जमकर भाषण दिया? क्या मानते किस तरीके से वोटर तक वो जो पहुंचा हो? देखिए नवीन, मैं एक बात बता रहा हूँ कि यदि आप बात करें कि कई राजनाथ सिंह आए, PM मोदी आए, राहुल गांधी आए, जो सभाओं को हमने देखा, लाइव किया हमने सभाओं का। मैंने PM मोदी की सभा 2018 में देखी थी, मंदसौर में हुई थी। उसमें जो लोग थे, उसमें जो सुनने वाले थे, करीब 1 लाख लोग उसका मजमा था। और मैंने वहाँ खुद उस सभा को फिज़िकली वहाँ सुना था। और उस सभा में मैंने देखा कि PM मोदी के स्पीच के बाद लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, लोग मोदी की मान रहे हैं, लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, उसको वोट करेंगे। और जब वो सभा ख़त्म हुई तो एक माहौल इस संसदीय क्षेत्र में बनता हुआ दिखा और साफ तौर पे लग रहा था कि सारी सीटें गई। और वही हुआ कि पिछले 2018 में 7 सीटों पे बीजेपी जीती, 1 सीट हरदीप सिंह डंग बहुत नॉमिनल मार्जिन से वो चुनाव जीते, बाद में वो सीट भी चली गई। लेकिन इस बार जो मैंने देखा कि स्टार प्रचारकों का उतना असर नहीं छूट रहा था ज़मीन पे। उस सभा को भी देखा, उसमें शामिल लोगों को भी देखा और उनसे हमने बात भी की, आपने भी की। तो जो एक जो अपील होनी चाहिए, एक सुनने के बाद एक मन बदलता हुआ दिखना चाहिए,
वैसा इस बार किसी भी स्टार प्रचारक के कार्यक्रम के बाद होता नहीं देखा। शायद आपने भी यही बात महसूस की होगी। और लोग कन्वर्ट होते नहीं दिखे, लोग अपने मन से अपना मानस बना रहे, अपने मन में तोल रहे हैं कि हमें क्या करना है। छोटी छोटी बातें इस चुनाव में निकल के आ रही है और लोग उसी आकलन विश्लेषण के आधार पर वोट करेंगे। और हमने हमेशा एक बात कही कि वोट यदि सेंटिमेंट्स के आधार पे नहीं होंगे तो फिर उम्मीदवारों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। वोट अगर आकलन के आधार पे होगा, इस बार कोई देशी विदेशी अंतर्राष्ट्रीय कोई मुद्दा नहीं था। इस बार केवल और केवल ज़मीनी मामले थे और ज़मीन के ही मामलों का आकलन विश्लेषण करके इस बार वोटर वोट करेगा। और जनता अपना अंदर ही अंदर एक मानस बना चुकी है। वोटर साइलेंट जरूर है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज हाई होने की संभावना है। आप देखना है कल बड़े पैमाने पे वोटर अपने घरों से निकलेंगे और जमकर वोटिंग करेंगे। और यही सीन कमोबेश मालवा की हर सीट पे साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज हाई होने वाला है और पुराने जितने भी कीर्तिमान है वोटिंग के वो ध्वस्त होने वाले हैं। नवीन, मुझसे साथ ही अगर बात किया है तो जहाँ मुद्दे प्रत्याशी के लिए चुनौती बने होते तो दूसरी तरफ यही लग रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो उनके कार्यकर्ता भी मनमुटाव और जिस तरीके से निर्दलीय सामने आए, तो मानते हैं आपकी कहीं ये भी चुनौती एक पार्टी के लिए थी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो? देखिए, आप चुनाव का सीन देखिए, आपके जो कमोबेश सीटों पे जो स्थितियाँ थी आखिरी तक असमंजस की स्थिति थी, उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए। दूसरी बात है, कुछ सीटें तो ऐसी थी कि जहाँ पर जो उम्मीदवार है वो 3 तारीख तक इस इंतज़ार में थे कि क्या होगा, क्या वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और उसके बाद वो मैदान में एक्टिव हो पाए। चाहे जब मनासा की अगर बात करें, अनिरुद्ध माधव मारू, तो वहाँ पर जिस तरह से विजय सिंह मालाड़ा और कैलाश चावला ने अपना पर्चा दे रखा था, लेकिन वो 3 तारीख को विड्रा हो गए और उसके बाद वो मोबिलाइज हुए। तो आज 12 दिन का टाइम उनको मिला, 15 तारीख तक आप प्रचार कर पाए। तो 12 दिन में आपको विधानसभा में जाना था, वोटरों से मिलना था, अपना सारा सिस्टम जमाना था इतने कम वक्त के अंदर। और फिर जो शुरू के 10 दिन थे, जिस ऊह पूह में निकले कि इनको टिकट मिलेगा या नहीं या दूसरे को मिलेगा, तो बीजेपी यहाँ पर थोड़ा सा माइनस होती दिखी कि उन्होंने जब इन्हीं उम्मीदवारों को लड़ाना था तो 10 दिन पहले अनाउंसमेंट कर देना था। दूसरी बात है कि जो लोग इस इंतज़ार में थे कि इस बार इनका कट के हमें मिलेगा, तो कम से कम वो भी मानस नहीं बनाते कि उनको चुनाव लड़ना है, और पहले दिन से ये तय हो जाता कि यही उम्मीदवार लड़ेंगे, तो जितने भी प्लस माइनस होने थे पहले हो जाते। इन उम्मीदवारों को ज़्यादा समय मिलता मैदान में काम करने का, तो कुल मिलाकर के वक्त काफ़ी कम मिला। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अधिकांश सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के अंदर बगावत के सुर सुनने में आए। जावत की बात करें तो वहाँ पर बगावत के सुर सुनने में आए, बाद में उनको पार्टी के हक में बिठा लिया गया। लेकिन जैसे मलारगढ़ की बात करें तो श्यामलाल जोगचंद, कमाल की उनकी उपस्थिति आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमने उनके जनसंपर्क देखे, उनका जो है उनके स्पीचेस सुनी, वो जिस तरह से प्रभाव वो छोड़ा उन्होंने और जिस तरह एक माहौल बना वहाँ पे, और ऐसा लगा कि जैसे फाइट वहाँ पे श्यामलाल जोगचंद और बीजेपी प्रत्याशी जगदीश देवड़ा के अंदर है, कांग्रेस इस फाइट में कहीं भी नहीं है। तो लगता है कि मलारगढ़ के अंदर जो नतीजे हैं वो कभी चौंकाने वाले आ सकते हैं। ये अब इस बात पे डिपेंड करता है क्योंकि श्यामलाल जोगचंद ने जो अभियान चलाया कि मैं 1 रुपया लूँगा आपसे, तो 75,000 लोगों ने ऐसा बताया गया है कि उनको 1 रुपया दिया। तो आज एक 75,000 लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको अंदाज़ा लग सकता है। तो कुल मिला के वो जो चुनाव है उस पर क्या एक इबारत लिखता है वोटर वहाँ का, वो देखने वाली बात है। पर निर्दलियों में मालवा में एक बड़ा दमखम के साथ वो मैदान में थे श्यामलाल जोगचंद। तो कुल मिलाकर के जो टिकटों के वितरण में पार्टियां लाख ये कहें कि वो 2 महीने पहले कह देगी, 3 महीने पहले कह देगी, 1 महीने, लेकिन जिस तरह से अफीम का पट्टा आखिरी टाइम पे ही मिलता है किसान को, वैसे ही पार्टियों का टिकट भी आखिरी टाइम पे मिलता है। फिर वो उम्मीदवार अपने नाराज़ लोगों को मनाता है, फिर चुनाव में मोबिलाइज होता है। नीमच में भी आपने देखा
शैलेश जोशी, वीरेंद्र पाटीदार, ये तमाम लोग बागीसुर में थे, मनासा में थे। तो ये सारी चीज़ें, जावत की तो पूर्ण अहिर मैदान में है, वो बीजेपी के बागी है। तो आज ये तमाम चीज़ें ने कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी राजनीतिक दलों के उनको संकट में डाला हुआ है। अब ये कितना उसको कंपनसेट कर पाते हैं ये तमाम उम्मीदवार, ये देखने वाली बात है। और ये कल मतदान से पता चलेगा, मतदान के टर्नआउट से पता चलेगा। और जैसा कि आपकी टीम कल मतदान को लेके हर चप्पे चप्पे पर तैनात है, सारे रिपोर्टर्स फील्ड में, आप खुद भी रिपोर्टिंग में रहेंगे। और कल हर अपडेट वॉइस ऑफ एमपी कोशिश रहेगी कि मतदान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाए और आपको हर खबर से अपडेट रखें। नवीन मुस्तफा जी, आखिरी किस तरह की अपील मतदाताओं से आप करने चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा पर्व कल है मतदान का, तो किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप? देखिए नवीन, ये लोकतंत्र का महापर्व है। यही एक 5 साल में एक वोटर के पास एक अवसर होता है जब वो अपनी वोट की ताकत दिखा के सिंहासन हिला सकता है और सरकार बदल सकता है, वो चाहे जिसको उस पर बिठा सकता है। तो हर वोटर को इस एक वोट की ताकत को समझना चाहिए। और वोट की ताकत में हर हिंदुस्तानी एक जैसा है, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो 5 स्टार होटल का मालिक हो, सबकी वोट की ताकत एक जैसी है। तो इस एक वोट की ताकत को हर मतदाता को बताना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वोट करना ज़रूरी है। आप अगर वोट नहीं करेंगे, आप अपने मन के प्रत्याशी को नहीं चुनेंगे, तो फिर वैसा सरकार और वैसा प्रशासन आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हर हार में घर से निकले और कोशिश करें कि सबसे पहले आप वोट करें। और एक और ख़ास बात कि वॉइस ऑफ एमपी ने एक मुहिम चलाई है, कल आप वोट करके अपनी सेल्फी वॉइस ऑफ एमपी के दिए हुए नंबर पर भेजें। हम आपकी उस वोट वाली सेल्फी को प्रसारित और प्रकाशित करेंगे, उसको टीवी पे भी दिखाएंगे और हमारे डिजिटल मीडिया में भी उसको प्रसारित करेंगे। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जाना किस तरीके से पहले दिन से आज तक और किस तरीके से प्रत्याशी और बीजेपी की हालत रही। साथ ही अगर बात करें मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा गया, वहीं अगर बात करें तो 17 तारीख को मतदान है। और वॉइस एमपी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मुस्तफा जी, उन्होंने अपील की है घर से निकले और सबसे पहले मतदान करें। और साथ ही 17 तारीख को आप महा कवरेज वॉइस एमपी पे देख पाएंगे किस तरीके से कौन से बूथ पर कितना जो वोट प्रतिशत रहा, किस तरीके से मतदाताओं ने वोटिंग की। तमाम अपडेट हम आपको पल पल का अपडेट वॉइस एमपी पे देंगे। इस तरह के अपडेट के लिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।